गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको ऑडियो वीडियो आ रहा है क्लियर? कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तो आज देखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हेडिंग डालिएगा तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसको अल्फा से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो ये अल्फा, इससे इसको डिनोट यहाँ पे किया जाता है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि कोई मेटल है और मेटल है, उस मेटल का 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R0 है और इसके टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो ये क्या है, मेटल है। तो मेटल में कल पढ़े थे पीटीसी होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए हमने टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ के क्या हो गया, इसका यहाँ पे RT हो गया। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज करने पे इसके रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है वो किस पर डिपेंड यहाँ पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मेटल है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल एट 0 डिग्री सेल्सियस, यह है यहाँ पे R0 है। अब टेम्परेचर को क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करना है आपको। तो जब आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है, एट T डिग्री सेल्सियस इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे RT हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एट T डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस कितना होता है, यहाँ पे RT होता है। तो यहाँ पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस है कितना हो रहा है, कैसे लिखेंगे उसको, तो दोनों के डिफरेंस से। तो चेंज इन रेजिस्टेंस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो RT माइनस क्या लिखोगे, इसको R0। यदि मान लो यहाँ पे 10 ओम है और यहाँ पे बढ़ के 12 ओम हो गया तो कितना चेंज हुआ, तो क्या लिखोगे 12 माइनस 10, तो क्या लिखोगे RT माइनस R0। तो दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा यहाँ पे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना चेंज हुई है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है ये किस पर डिपेंड यहाँ पर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड यहाँ पे करेगा। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डिपेंड्स अपॉन, तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे इसके इनिशियल रेजिस्टेंस पर। इनिशियल रेजिस्टेंस, तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था उसका, R0। तो इस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करता है ये राइज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को आपने कितना राइज किया है। तो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, T माइनस 0।
तो इज इक्वल टू क्या आएगा, T डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक, तो यहां से यहां तक बढ़ाए हो तो दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। तो इन सब पर ये यहां पे डिपेंड करता है। तो इतना समझ में आया सबको। तो कोई भी मेटल है ना, उसमें पीटीसी ही रहेगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ही रहेगा, और जब भी उसके टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस यहाँ पे है वो किस पर डिपेंड यहाँ पे कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, देखो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस और राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है। तो हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो इसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है, ठीक, और उसको मैथमेटिकली हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करेंगे, तो जब भी कभी भी प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं तो अगेंस्ट कांस्टेंट लगाते हैं, और उसको ओपन भी करते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, कांस्टेंट मिल जाता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो उस कांस्टेंट को क्या लिखेंगे, अल्फा नॉट। ठीक, आर नॉट इंटू क्या हो जाएगा, टी। तो यहाँ पे जो ये अल्फा नॉट है इसको ही क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो अल्फा नॉट है ये कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यानी कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस समय इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, तो उसको हम अल्फा नॉट से यहाँ पे डिनोट कर देंगे। अब इसको हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, नोट करते आ रहे हो ना फटाफट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस आर नॉट अपॉन टी लिख सकते हैं। ठीक, तो यदि इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ये क्या है यहाँ पे, तो ये है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी है। कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है, दोनों को ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो ये क्या बताता है, चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होगा, चेंज कहां पे होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से। कहां से होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से, पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम यहां पे डिफाइन करते हैं कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। कि पर डिग्री सेल्सियस, यहां पे देखो पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस जो है वो कितना चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। ठीक है, तो इसको एकदम याद रखना है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या बताता है, यदि सामान्य शब्दों में बोलें कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप क्या करोगे, यहाँ पे राइज करोगे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करोगे, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है, इस ओरिजिनल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया। तो ये आपको कौन बताता है यहाँ पे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कि 1 डिग्री सेल्सियस यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो
तो उसका रेजिस्टेंस अपने ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कितना बढ़ेगा। तो ये उसी को डिफाइन कर रहा है कि पर डिग्री सेल्सियस राइज करोगे तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताता है। अब इसकी यूनिट आपको याद रखनी है, इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे किसकी यूनिट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। तो यहाँ पे देखो इसकी यूनिट इसी से निकलेगी, यही टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, रेजिस्टेंस ही आएगा, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। अपॉन अपॉन हो गया ये, और ये क्या हो गया, ओम, ये भी ओम है, और इनटू क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को क्या लेंगे, डिग्री सेल्सियस। तो क्या बोलेंगे, ओम पर ओम डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया, एक यूनिट ही हो जाएगी। कई बार क्या करेगा, इसको काट दिया ऐसे, और काट दिया तो क्या हो गया फिर यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ओम पर ओम डिग्री सेल्सियस दिया होगा, या फिर क्या दिया होगा, पर डिग्री सेल्सियस। तो ये एकदम याद रखिए, डेफिनेशन भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए। ठीक है, नोट कर लिए। दूसरा यहां पे देखिए कि जो हमने यहां पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से देखा है, ये किस पे हमने देखा है, यहां पे अल्फा नॉट की वैल्यू, अल्फा नॉट का नॉट लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर के साथ में 0 लिखा है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस कोएफिशिएंट के साथ में T लिखा है तो T डिग्री सेल्सियस पे, इसके साथ में 20 लिखा है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 20 डिग्री, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर कोएफिशिएंट। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पे कोएफिशिएंट, या किसी भी टेम्परेचर पे कोएफिशिएंट। तो किसी भी टेम्परेचर पे कोएफिशिएंट की वैल्यू को यदि हमको निकालना है तो उसको हम कैसे वहां पे निकालेंगे, समझ में आया। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा, या लिख देते हैं एट एनी टेम्परेचर T। तो किसी भी टेम्परेचर T पे यदि आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट को निकालना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अल्फा नॉट की वैल्यू आपको वहां पे पता होनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे अल्फा नॉट और 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी। तो किसी भी टेम्परेचर पे यदि आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट को निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, अपॉन 1 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर पे निकालना है उसको यहां रख दो, 60 डिग्री पे निकालना है तो 60 रख दो, 20 डिग्री पे निकालना है तो 20 रख दो। नोट कर लिए। दूसरा यहां पर देख रहे कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये किसके अगेंस्ट आया, हमारे पास में प्रोपोर्शनलिटी के अगेंस्ट आया। तो जो भी प्रोपोर्शनलिटी के अगेंस्ट आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट यहाँ पे नहीं होता है। बात समझ में आई। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मेटल का यदि कोई मेटल है तो मेटल का यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, कोई मेटल है, इस मेटल में क्या होता है, पीटीसी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मेटल में पीटीसी है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज होता है। बट टेम्परेचर कोएफिशिएंट is decreases with increase
इन टेम्परेचर। तो यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको आप यहां पे लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, क्योंकि सबको पता है कि मेटल का पीटीसी होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, वहां पे बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कैसे होता है, तो इसको यहां पे यदि हम देखें इस टेबल के द्वारा, तो यहां पे जो टेबल है ये बता रही है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और ये बता रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट को। तो जैसे देखेंगे कि 5 डिग्री टेम्परेचर पे या 0 पे लेना है कि किसी पे ले लो, 5 डिग्री पे ले लेते हैं तो 0.00418 है। इसके बाद में यदि देखेंगे 10 डिग्री पे तो 0.00409 है। इसके बाद में 20 में देखें तो 0.00393 है। इसी तरह से यदि 30 डिग्री पे देखें तो इसकी वैल्यू है 0.00378 है। ठीक है, समझ में आया? तो ये किसके लिए है टेबल, कॉपर कंडक्टर के लिए। तो कॉपर कंडक्टर है, कॉपर क्या है, मेटल है, कंडक्टर है, उसके बारे में बता रहा है कि देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती आ रही है, देखो कम होती आ रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट है वो कम होते जाएगा, बढ़ने की जो दर है वो क्या होती जाएगी, वहां पे कम होती जाएगी। समझ में आ गई? तो इसको यहां पे याद रखिए। दूसरा यहां पे देखेंगे कि जो हमने यहां पे फार्मूला लिखा था कि जो RT माइनस आर नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस, जो हमने लिखा था RT माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा नॉट, ठीक है, इंटू आर नॉट इंटू क्या लिखे थे, टी। तो इसी फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो हो जाएगी आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो हो जाएगी आर नॉट और 1 प्लस अल्फा नॉट हो जाएगी, तो 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी हो जाएगा। तो इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, आर नॉट को कॉमन ले लेंगे तो ये फार्मूला आपके पास में बन जाता है। तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा उसको आप निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट, और इस आर नॉट पे अल्फा नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आप उसको निकाल सकते हो। यदि मान लीजिए कि इसका यूज हम कब करते हैं, तो इसका यूज आप कब करते हो, यहां पे जब हमारे पास में क्या होता है, यहां पे ये आर नॉट हमको गिवन है, अल्फा नॉट गिवन है, ठीक है, और ये कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। टेम्परेचर को हम इंक्रीज किए 40 डिग्री तक इंक्रीज किए, तो यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, तो ये आपको नोन है, ये भी नोन है, ठीक। जिस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस कितना होगा उसको यहां रख दीजिए, ठीक। अब यदि हो सकता है ऐसा कि आपको यहां पे ऐसा दिया नहीं है, आर नॉट की वैल्यू नहीं दी है, यहां पे जो है आपको दिया हुआ है R1 दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे
जो टेम्परेचर है वो कितना है T1। तो किसी T1 डिग्री सेल्सियस पे आपको किसकी वैल्यू पता है, यहाँ पे R1 की वैल्यू पता है, ठीक। और फिर आप यहाँ पे, तो ये इनिशियल जीरो टेम्परेचर नहीं है ना, ये क्या है T डिग्री सेल्सियस है। T डिग्री यानी जीरो से कुछ अलग होगा। और टेम्परेचर को फिर क्या कर रहे हो आप, राइज कर रहे हो। तो कहां तक राइज कर रहे हो, T2 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर रहे हो। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे R2 हो गया। तो इस चेंज इन रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे R2 की वैल्यू को निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, R0, ठीक है, या क्या लिख सकते हो यहाँ पे R1 और उसके बाद में 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कितना इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक। तो आपको क्या चाहिए α1 और T2 माइनस क्या चाहिए T1। तो इससे इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। α1 लिख, α1 क्या है ये, α1। तो इससे इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इसमें से यदि न्यूमेरिकल आएगा ना, न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा सा इसमें समय लगता है कैलकुलेशन में। तो दोनों का यूज कब करना है समझ में आया, जब आपको α0 पता रहता है, ठीक है, तब इसका यूज करेंगे। और 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पता होता है, रेजिस्टेंस पता होता है। और जब किसी दूसरे टेम्परेचर पे, ठीक है, कोफिशिएंट पता है और रेजिस्टेंस पता है और राइज करने पर कितना होगा, तो इससे उसको आप निकाल सकते हो। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया है यहाँ पे कि अ कॉइल of copper has a resistance of 25 ohm when immersed in ice। तो जब इसको आइस में इमर्ज करते हैं, तो आइस का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। What will be resistance in boiling water। तो बॉइलिंग वाटर का मतलब क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमको क्या पता होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपको दिया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ। तो अब इसमें जैसे मैंने बताया कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे तो आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, ये 25। और इसी पे आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, तो 0.004 ये दे दिया है। अब टेम्परेचर को इंक्रीज किए हो, तो 0 से कितना इंक्रीज किए हो, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किए हो, तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी RT इसको निकालना है। तो R0 1 प्लस α0 इंटू क्या हो जाएगा T। तो यहाँ पे देखेंगे R0 की वैल्यू कितनी है 25, 1 प्लस α0 की वैल्यू कितनी है 0.004। कितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है 100 डिग्री। तो इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो 25 1 प्लस 0.4 25 इंटू 1.4। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
कितना आया 35 आ गया। तो 35 ओम इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आई। नोट कर लिए। इसके बाद में यहां पे देखेंगे कि अ कॉइल has a resistance of 10 ohm at 20 degrees Celsius. What is its resistance at 60 degrees Celsius? Resistance, temperature coefficient at 20 degrees Celsius is 0.0039 per degree Celsius. तो इसमें अब कौन सा वाला मेथड यूज करोगे? सेकंड वाला। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है कि किसी T1 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो ये T1 का मतलब क्या हो गया 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो रेजिस्टेंस इसका है R1। R1 मतलब क्या हो गया 10। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कितना इंक्रीज करोगे 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका T2। और इस पे रेजिस्टेंस क्या होगा R2, इसको निकालना है। तो क्या यहाँ 0 पे दिया है? नहीं दिया है, लेकिन इस T1 पे हमको क्या देना चाहिए? α1 का मान पता होना चाहिए। तो देखो T1 यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको दिया हुआ है α1, तो 0.0039 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो सेकंड फार्मूला है कि R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 1 प्लस α1 T2 माइनस T1, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 10, 1 प्लस α1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस लेंगे 60 माइनस 20 40 हो जाएगा, डायरेक्ट रख सकते हो आप, एग्जाम में है ना, एग्जाम में तो फटाफट करना है आपको। तो 1 प्लस 0.0039 इंटू 40 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11.52 ये इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में इसको नोट करिए। A coil has a resistance of 18 ohm when its mean temperature is 20 degrees Celsius and
of 20 ohm when its mean temperature is 50 degree Celsius. Find its mean temperature rise. Find its mean temperature rise when its resistance is 21 ohm and the surrounding temperature is 15 degree Celsius. ठीक, समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, एज इट इज ए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार, ठीक है, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, इसको बनाने में काफी समय यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना, एग्जाम में नहीं बना पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे उतने समय में, तो इसको याद रखिएगा। कि जैसे अभी तक पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पता रहता है इनिशियल, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम, ठीक है, व्हेन इट इज मीन टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि किसी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 18 ओम है, एंड 20 ओम व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर इज 50। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो टेम्परेचर है उस पे इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 20 ओम। फाइंड इट्स मीन टेम्परेचर राइज, ठीक है, व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो इस पे ये दिया हुआ है, इस पे ये दिया हुआ है, और बोल रहा है कि फाइंड इट्स रेजिस्टेंस 21, ठीक है, कि 21 जो होगा, ये 21 ओम होगा, तो कितना टेम्परेचर राइज यहाँ पे होगा, जबकि सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, 15 है। तो 21 ओम होने के लिए, ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हेन फाइंड इट्स मीन टेम्परेचर, तो इसका क्या निकालना है आपको, ये टेम्परेचर निकालना है, मीन टेम्परेचर व्हेन इट्स रेजिस्टेंस 21 ओम। तो यहाँ पे हमको अल्फा नॉट की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, अल्फा नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों के लिए क्या करोगे, इक्वेशन राइट करोगे, और इक्वेशन राइट करके अल्फा नॉट की वैल्यू को यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो जो दो इक्वेशन आप लिखोगे यहाँ पे, एक लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू क्या होता है, टी। तो टी की जगह रख दोगे टेम्परेचर 20 आ जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा आपका, ठीक। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे 20 ओम में ये आर नॉट हो जाएगा, और 1 प्लस अल्फा नॉट, और टेम्परेचर कितना है, 50। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, और सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू को आप निकाल लोगे, यहाँ पे अल्फा नॉट की वैल्यू को। तो दोनों को यहाँ पे सेपरेट करो और अल्फा नॉट की वैल्यू को निकालो, ठीक है। दोनों इक्वेशन को माइनस करो या डिवाइड करो, डिवाइड करके भी अल्फा नॉट की वैल्यू को निकाल सकते हो आप। तो डिवाइड कर लो इनको, इनका रेशियो ले लो दोनों का, ठीक है। तो दोनों के रेशियो से क्या निकाल लोगे, अल्फा नॉट। तो 20/18 और आर नॉट हो जाएगा 1 प्लस अल्फा नॉट 50, और जाएगा 1 प्लस अल्फा नॉट 20। तो अल्फा नॉट कैंसिल हो जाए, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा नॉट की वैल्यू को निकालेंगे। तो जब हम अल्फा नॉट की वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 1/250, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस,
तो इतनी वैल्यू इसकी आएगी। तो हमको किसकी वैल्यू पता चल गई? अल्फा नॉट की वैल्यू यहां से पता चल गई। तो इतना समझ में आया? अब उसके बाद में क्या करोगे? जब इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको अब किसी दूसरे इक्वेशन के साथ में उसको कंपेयर यहां पे करना पड़ेगा। तो अल्फा नॉट की वैल्यू जब आ गई तो हम क्या करेंगे? ये वाला इक्वेशन यहां पे ले लेंगे, इसके साथ इक्वेशन है ना, इसी का टेम्परेचर निकालना है, तो इसको यहां पे लेंगे। तो ये देखो क्या हो गया? आर टी इज इक्वल टू क्या हो गया? आर नॉट, और 1 प्लस क्या हो गया? अल्फा नॉट इंटू क्या हो गया? टी। ठीक, तो ये वाला टी यहां पे रखेंगे। अब अल्फा नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, तो उसको यहां पे रख देंगे। तो 1/250 क्या हो जाएगा? ये टी हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको हमको कंपेयर करना पड़ेगा किसी इक्वेशन के साथ में। तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लेंगे और उसके साथ में उसको कंपेयर यहां पे कर लेंगे। तो कंपेयर करने के लिए जैसे हम 18 के साथ में इक्वेशन लेंगे तो जाएगा आर नॉट और 1 प्लस 20 इंटू क्या होगा? अल्फा नॉट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो इक्वेशन लिखे थे ना, यही इक्वेशन को यहां पे हमने रख दिया। तो पहले हमने इन दोनों को कंपेयर किया और इन दोनों को कंपेयर करके किसकी वैल्यू को निकाल लिया? अल्फा नॉट। और जब अल्फा नॉट की वैल्यू आ गई तो इसके साथ में इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो हमने इसके साथ में किसको कंपेयर कर लिया? इसके इक्वेशन को कंपेयर किया। अब इसको कंपेयर करके अल्फा नॉट की वैल्यू को रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पे जब हमारे पास में इसको सिंप्लीफाई करोगे ना अल्फा नॉट की वैल्यू रख के, तो ये अल्फा नॉट की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, कितनी रख दोगे? तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर ये भी नहीं आएगा। आंसर आपको क्या आएगा कि सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए जो राइजिंग टेम्परेचर आएगा वो आएगा 65 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, तो कितना आएगा? 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर आएगा। तो कितना समय लगेगा बनाने में? समझ में आया? तो इसीलिए इस क्वेश्चन को एज इट इज आपको याद रखना है कि इसका आंसर कितना है? 50 है, क्योंकि नहीं बना पाओगे एग्जाम में, काफी समय लगेगा, है ना। लेकिन आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस किया है, जिसको पता है, वो उसको आंसर टिक करके आएगा सीधा। तो कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिए सब? इसके बाद में यहां पे देखेंगे ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का ग्राफिकली भी इसको हम यहां पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यदि इस प्रकार से हमको यहां पे ग्राफ दिया है, तो ये रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर यहां पे शो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इन ओम है यहां पे, और वर्सेस यहां पे है टेम्परेचर है ये इन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यदि हम यहां पे देखें इस प्रकार से,
कि टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इतना है यहाँ पे, तो इस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आर नॉट। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मान लीजिए किसी T डिग्री सेल्सियस पे, तो ये T डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इस T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किस पे है, यहाँ पे एट T डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, RT बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो आप किसको बोलोगे, तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है। तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो RT माइनस क्या होगा, R नॉट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो स्लोप है, इस स्लोप का जो ग्रेडियंट होता है वो आप यहाँ पे किससे निकाल सकते हो, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। इस एंगल को यदि हम थीटा बोलते हैं तो ये क्या बन गया, आपका एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे कि ये क्या बन गया, आपका यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल कैसा बना हुआ है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो जो राइट एंगल, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट ऑफ स्लोप कैसे निकालते हैं, तो tan थीटा से निकालते हैं। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, तो चेंज इन क्या हो गया यहाँ पे, रेजिस्टेंस। तो RT माइनस R नॉट, ये चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया। और ये क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो चेंज इन क्या हो गया, टेम्परेचर। तो T माइनस 0, ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। तो इससे आप एंगल निकाल सकते हो इसका, तो RT माइनस R नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्लोप का ग्रेडियंट है, ये स्लोप का ग्रेडियंट हमको क्या बता रहा है यहाँ पे, कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, तो समझ में आया। तो क्या बता रहा है ये, चेंज इन क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस, और क्या हो रहा है, पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो यहां पे जो अल्फा नॉट है, ये अल्फा नॉट को हम क्या लिखते हैं, तो इसको भी क्या लिखते हो, चेंज इन रेजिस्टेंस लिखते हो। तो इसी तरह से हम इसको जब लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे कि जो ग्रेडियंट बताता है वो बताता है स्लोप ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ। तो ये स्लोप ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ हो गया, इसको यहां रख देंगे यहाँ पे। ठीक, और अपॉन इसके साथ में किसको मल्टीप्लाई होना चाहिए, R नॉट को। तो R नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेडियंट हो गया, तो ये हो गया RT माइनस R नॉट और अपॉन T आ जाएगा। ठीक है, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किसका फार्मूला था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का था, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो किसी भी टेम्परेचर पे यदि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि उस टेम्परेचर पे स्लोप ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ क्या है। तो स्लोप ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ आप किससे निकालोगे, tan थीटा से। ठीक, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। या आपको इसकी वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस उससे भी निकाल सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट एनी टेम्परेचर T, तो किसी टेम्परेचर T पे भी आपको निकालना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये अल्फा T हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ
और अपॉन क्या कर देंगे यहाँ पे, जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे। तो किसी भी टेम्परेचर पे आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है तो क्या चाहिए, उस टेम्परेचर पे स्लोप आपका जिसका स्लोप चाहिए टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ का, और अपॉन क्या कर दोगे, उस टेम्परेचर से उसको डिवाइड कर दोगे। तो कभी यदि मान लो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो जैसे एसएससी वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप वीके मेहता वगैरह की जो बुक आती है एमसीक्यू की, है ना, उसको सॉल्व करोगे तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यदि मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस फार्मूले को यूज करोगे और इस फार्मूले को यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। समझ में आया? तो इसका यूज कब करना है, जब हमको स्लोप या ग्रेडियंट बोलेगा तब इस फार्मूले को वहां पे यूज करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद में अब देखते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हम देखेंगे यहां पे, एक होता है कार्बन रेजिस्टेंस। तो कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ होता है कार्बन प्लस रेजिन। तो किससे कंसिस्ट होता है, ये कार्बन प्लस रेजिन से कंसिस्ट होता है। तो इन दोनों को मिलाकर के, इसको यहां पे बनाया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन में क्या होता है, एनटीसी होता है। ठीक है, एनटीसी यानी क्या हो गया कि टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस स्थायी नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, तो रेजिस्टेंस में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो इसलिए इसका यूज हम कब करते हैं, लो पावर डिसिपेशन, है ना, ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जन नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा हीट डिसिपेट करोगे तो ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है इसमें क्या होता है, इसको जो यूज करते हैं तो इसमें होता है इनस्टेबिलिटी इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर के कारण इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, उसमें इनस्टेबिलिटी होगी, अस्थायी रहेगा। ठीक, दूसरा इसमें क्या होती है, लो टेम्परेचर या लो हीट लिख देते हैं, लो हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी। कि इसकी जो हीट डिसिपेट करने की क्षमता है वो क्या होती है, कम होती है, यानी इसकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता कम होती है, और इसके रेजिस्टेंस में क्या होता है, इनस्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व होता है, स्थायी नहीं रहता है, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसके कारण ही इसका जो यूज है वो हम काय के लिए करते हैं, लो पावर रेटिंग के लिए करते हैं। तो ये जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं ये किस रेटिंग में, किस साइज में, किस रेटिंग में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे किया जाता है। तो इनकी जो रेटिंग होती है वो होती है यहाँ पे 1/10 वॉट टू 2 वॉट। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो रेटिंग है वो किसमें होती है, ओम्स में तो होती है, लेकिन ये उसकी पावर रेटिंग होती है। ठीक है ना, पावर रेटिंग बहुत जरूरी होती है रेजिस्टेंस की, क्योंकि यदि आपका जो सर्किट है उस सर्किट की जो पावर रेटिंग है वो ज्यादा है और आपने कम पावर रेटिंग का रेजिस्टेंस लगा दिया है तो जल जाएगा वो। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो पावर रेटिंग है वो कैसी होती है, लो होती है। तो इसको लिख देते हैं कि इसमें क्या होता है, लो पावर रेटिंग, ऐसे लिख दो, लो पावर रेटिंग
तो लो पावर रेटिंग कितनी होती है? 1/10 वॉट से 2 वॉट होती है। तो इसका जो यूज है वो कहां पे करते हो आप? तो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी यानी क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जैसे आपके टेलीविजन में, मोबाइल में जो सर्किट बोर्ड है उसको क्या बोलते हो? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में इनका यूज यहां पे किया जाता है लो पावर डिसिपेशन के लिए। दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं वायर बाउंड रजिस्टर। तो जो वायर बाउंड रजिस्टर है ये कैसे बनाते हैं? तो इस तरह से सिरामिक ले लेते हैं। सिरामिक क्या होता है? सिरामिक क्या होता है? तो सिरामिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, मिट्टी के समान सिरामिक होता है ना। तो सिरामिक जो है उसका एक ऐसा इंसुलेटेड रॉड ले लेंगे, नली ले लेंगे, और इसके ऊपर में हम क्या करेंगे? वायर को वाउंड कर देंगे। तो इसके ऊपर में हम इस तरह से रजिस्टिव एलिमेंट को वाउंड कर देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? वायर को वाउंड किया गया, लपेटा गया है, तो क्या बोलेंगे? वायर वाउंड रजिस्टर। तो ये इंसुलेटेड सेरामिक रॉड है और ये रेजिस्टेंस वायर है। वायर ही लिख देते हैं। तो किसका यहां पे यूज करते हैं? तो इसमें किसका यूज करेंगे? यूरेका, ठीक है, या फिर किसका यूज कर सकते हो? नाइक्रोम। तो यूरेका या नाइक्रोम का जो यूज है वो यहां पे किया जाता है। यूरेका क्या है? कल पढ़े थे, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, और नाइक्रोम भी क्या है? एलॉयज है, निकेल और क्रोमियम। ठीक, तो इसके कारण मैंने बताया था कि जो भी एलॉयज होते हैं उनमें क्या होता है? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी टेम्परेचर चेंज होने से इसका रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज होगा। ठीक, तो अब यहां पे हम देखेंगे कि इनका यूज करते हैं। तो याद रखना कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस में वायर किस मटेरियल का बना होता है? रेजिस्टिव एलिमेंट किसका बना होता है? यूरेका या नाइक्रोम रेजिस्टिव एलिमेंट का यहां पे यूज करते हैं। ठीक, तो अब इसके कारण इसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि इनमें क्या होता है? नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है यहां पे। तो टेम्परेचर चेंज होने से अब इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहां पे बोलेंगे कि इसमें क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है इन रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अगेंस्ट अब इसमें क्या होगी? यहां पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसके कारण अब इसको कहां पे यूज करोगे? हाई हीट डिसिपेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है? हाई हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी होती है। तो हाई हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी इसमें यहां पे होगी। ठीक, तो ये जो रेटिंग होती है इसकी पावर रेटिंग कैसी होती है? तो ये यूज करते हैं हायर पावर रेटिंग के लिए 5 वॉट से 225 वॉट। ठीक, इसका यूज कहां पे करते हैं? तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं तो उनमें जो पावर सप्लाई सेक्शन होता है उसमें यूज करते हैं। तो इसका जो यूज करते हैं इन पावर सप्लाई सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो उसमें इसका यूज यहां पे किया जाता है। ठीक, अब यहां पे जो साइज होता है, रेजिस्टेंस का साइज, वो किस पे डिपेंड करता है? तो जो साइज होता है, कौन सा साइज? फिजिकल साइज।
physical size of resistance depends on their power rating। तो किस पर डिपेंड करता है? उसकी पावर रेटिंग पर डिपेंड करता है। तो लार्ज साइज किसका होता है? हायर पावर रेटिंग का होता है। तो पावर रेटिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का भौतिक आकार, उसका फिजिकल साइज भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक। तो यदि बोलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है, उसमें दिया है 1 मेगा ओम और दिया है हाफ वॉट, ठीक, और दिया है 1 मेगा ओम और दिया है 100 वॉट। तो कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होगा? ठीक। यह दिया है कि 1 किलो ओम और 1/4 वॉट ऐसे करके दिया है। तो कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होगा? पावर। बस पावर रेटिंग देखना है, जिसकी भी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसका फिजिकल साइज क्या होगा? लार्ज होगा। ठीक। नोट कर लिए। इसके बाद में एक होता है कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस और एक होता है मेटल फिल्म रेजिस्टेंस होता है। तो दोनों में देखेंगे जो कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस होता है वो बेटर होता है कि मेटल फिल्म रेजिस्टेंस? तो मेटल फिल्म रेजिस्टेंस क्या होता है? बेटर होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। ठीक। तो इसके बाद में हेडिंग डाल लो फिल्म रजिस्टर, या फिल्म टाइप कर लो, फिल्म टाइप रजिस्टर। तो फिल्म टाइप रजिस्टर जो होते हैं इनमें एक होता है यहां पे कार्बन फिल्म रजिस्टर और एक होता है मेटल फिल्म रजिस्टर। अब इनमें कौन बेटर होता है? तो मेटल फिल्म रजिस्टर सुपीरियर देन कार्बन फिल्म। तो मेटल फिल्म रजिस्टर जो होता है वो सुपीरियर होता है, अच्छा होता है किससे? कार्बन फिल्म रजिस्टर से। एक होता है सैरमेट रजिस्टर। तो सैरमेट रजिस्टर जो है ये कंसिस्ट किससे होता है? यहां पे तो कंसिस्ट ऑफ सेरामिक प्लस मेटल। तो सेरामिक से ले लिया सेर और मेटल से ले लिया मैट, तो दोनों को ऐड करके क्या बना दिया? सैरमेट रजिस्टर। तो सैरमेट रजिस्टर यानी सेरामिक मेटल रजिस्टर यहां पे होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस का क्या फीचर होता है? तो वेरी एक्यूरेट वैल्यू इसकी होती है। ठीक है। तो इसमें क्या फीचर होता है? वेरी एक्यूरेट वैल्यू। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो वहां पे किसका यूज कर सकते हो? सैरमेट रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हो। ठीक। अब यहां पे जो कार्बन रजिस्टर है उस कार्बन रजिस्टर की क्या होती है? कलर कोडिंग। तो आपको यहां पे एग्जाम में पूछेगा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, बी रॉय,
बट ये सेमेस्टर एग्जाम तक के लिए ठीक है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना समय अपने पास में नहीं है कि सेंटेंस लिखेंगे फिर उसको देखेंगे फिर करेंगे, तो उतना समय आपके पास में नहीं होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए आपके पास में फिंगर्स टिप पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, तभी आप उसको फटाफट बना पाओगे। तो यहां पे इसकी टेबल अपन बनाएंगे पहले। तो यहां पे लिखेंगे कलर न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लायर टॉलरेंस। तो अब यहां से देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ऐसा इसमें आपको याद रखना है। तो ब्लैक से स्टार्ट होगा। ठीक, इतना तो कलर रहेगा। इसके बाद मैं कुछ और लिख रहा हूं यहां पे। तो अब यहां पे देखेंगे इसमें कि ये जो ब्लैक है यहां से आप स्टार्ट करना है 0 से। ठीक है, तो ये हो गया यहां पे 0। इसी तरह से कंटिन्यूएशन में 9 तक आपको देना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब गोल्ड का कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक, सिल्वर की कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है, और नो कलर की कोई भी न्यूमेरिक भी नहीं होता है, उसका मल्टीप्लायर भी नहीं होता है। अब यहां पे देखेंगे कि जो ब्लैक है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, मल्टीप्लायर का मतलब था गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। तो सभी में बेस रहेगा 10, 10 बेस रहेगा, पावर लाएगी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, सब में बेस 10। अब जो गोल्ड है, गोल्ड का रहेगा 10 टू द पावर -1 और सिल्वर का रहेगा 10 टू द पावर -2। ठीक, तो व्हाइट तक इसको भी अलग कलर कर देता हूं मैं। तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर -1 और ये हो गया 10 टू द पावर -2। अब इसके बाद में देखेंगे जो टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस जो है नो कलर का यहां पे रहेगा आपका ±20%, सिल्वर का रहेगा ±10%, गोल्ड का ऊपर नीचे हो गया ये थोड़ा सा, यहां से इसको ऐसे लिखो। तो इसका नो कलर का रहेगा आपका ±20%, सिल्वर का रहेगा ±10%, गोल्ड का रहेगा ±5%। ठीक,
अब यहां पे देखिए, यहीं से लोगे आप ब्राउन का ±1%, इसका ±2% और इसका ±3%, बस इतना ही लेना है, बाकी का छोड़ दो। ठीक है, तो ये तीनों एकदम याद रखने हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, और गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद में यदि हम मार्केट से कार्बन रजिस्टर को खरीदेंगे तो उस कार्बन रजिस्टर में इस तरह से ये कार्बन रजिस्टर होगा आपका, और इसमें क्या होंगे, कलर्स की पट्टियां बनी होंगी जिसको हम बोलते हैं बैंड। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से एक पट्टी बनी होगी यहाँ पे ऐसा, तो ऐसे कलर्स के यहाँ पे ऐसा बैंड बने हुए यहाँ पे। तो ये जो कलर्स के बैंड होते हैं, इन बैंड को देख करके आपको बताना है कि उसकी ओहमिक वैल्यू कितनी होगी, उस रेजिस्टेंस का ओहमिक वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ रूल पता होने चाहिए। तो यहां देखेंगे कि ये फर्स्ट कलर, ठीक, और ये सेकंड कलर। तो जो फर्स्ट कलर है और सेकंड कलर है, इसकी क्या लोगे आप यहाँ पे, न्यूमेरिक वैल्यू लोगे। हेलो, हाँ हाँ, अभी क्लास चल रहा है, आप 12:30 बजे करना कॉल है। हाँ भाई, वही क्लास चल रही है, आप 12:30 बजे कर लेना, उस समय क्लास फ्री होगी। ठीक है, या मैं कर लूंगा आपको, ठीक है ना। ये थर्ड कलर हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, फोर्थ कलर हो गया। तो यहां पे देखेंगे फर्स्ट और सेकंड कलर की क्या लेंगे हम, न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे। तो न्यूमेरिक वैल्यू हो गया आप, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कलर। थर्ड जो कलर है इसका लोगे आप मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ऑफ थर्ड कलर, और फोर्थ कलर का लोगे टॉलरेंस। ठीक, तो इससे आप यहां पे इसको कैलकुलेट करोगे। अब जरूरी नहीं है कि 4 ही कलर हो, 5 कलर हो सकते हैं। तो ये 4 बैंड रजिस्टर है, इसको आप लोगे 4 बैंड रजिस्टर है। अब 5 बैंड रजिस्टर हो सकता है यहां पे, तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। तो इसमें भी आप देखोगे कि ये 5 बैंड है यहां पे, तो इसमें जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, इनका आप क्या लोगे यहां पे, न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसका लोगे आप न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक, और जो ये आपका फोर्थ है, इसका आप लोगे मल्टीप्लायर, और आपका जो ये फिफ्थ है, इसका लोगे आप टॉलरेंस। अब यदि मान लीजिए कोई 6 बैंड रजिस्टर है,
तो कोई यदि 6 बैंड रजिस्टर है तो उसमें भी सेम रहेगा, तो 5 की जगह यहां पे लिख देंगे 6 बैंड। तो 6 बैंड रजिस्टर है तो सेम रहेगा, फर्स्ट 3 का न्यूमेरिक, देन मल्टीप्लायर, देन टॉलरेंस। अब जो ये 6 बैंड है तो ये बताता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो 6th बैंड जो होता है शो करता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे समझते हैं इसको। हेलो, हाँ हाँ, ठीक। तो इसी से हम क्या करेंगे, कार्बन रेजिस्टेंस की कलर्स यदि पता होंगे तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लेंगे। तो याद कैसे रखोगे, कितने भी बैंड हो, ठीक है, यदि 6 बैंड है तो लास्ट को क्या बताएगा, टॉलरेंस, फिर टॉलरेंस पीछे से गिनो, टॉलरेंस, उसके बाद में क्या बताएगा, सॉरी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसके बाद क्या बताएगा, टॉलरेंस और मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जैसे 5 है तो 5 है तो इसमें क्या नहीं रहेगा, तो टॉलरेंस रहेगा, मल्टीप्लायर और शुरू के 3 क्या बताएंगे, फिर न्यूमेरिक वैल्यू को बताएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसी से या फिर पीछे कर लेते हैं, यदि मान लीजिए आपको दिया है यहाँ पे
एक यहाँ पे ले लेते हैं। तो जैसे आपको दिया है यहाँ पे फाइंड the ohmic value of carbon resistance for red, green, orange, सिल्वर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड सिल्वर, तो कितने बैंड हो रहे हैं यहाँ पे 4। तो स्टार्टिंग के टू का क्या ले लोगे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू। तो आपको याद रखना है कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, तो रेड का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऑरेंज फिर येलो, ऑरेंज फिर येलो, फिर ग्रीन का कितना हो जाएगा 5, ठीक। तो ऑरेंज का कितना होता है 10 टू दी पावर, तो ये 2 का न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। अब थर्ड क्या है मल्टीप्लायर, यानी मल्टीप्लाई करो ऐसे, कितना होता है इसका 10 टू दी पावर 3, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, 10 टू दी पावर 3। तो यहाँ पे इतना इसका क्या होगा ओहमिक वैल्यू हो जाएगी। और सिल्वर क्या बताएगा टॉलरेंस, तो कितना हो जाएगा ±10% हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 ओम या 25 किलो ओम, और प्लस माइनस क्या होगा 10% होगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 25,000 का 10% कितना होता है, उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 22500। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो 25,000 में 10% को ऐड कर दोगे तो 27500। तो यदि बोलेगा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा तो वो होगी, ठीक। यदि सिंपल पूछा कि इतना रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये इसका रेजिस्टेंस होगा। तो इसी तरह से आपको और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। ये तो सिर्फ एक बताया कि ऐसा आपको याद रखना है, लेकिन इसका प्रैक्टिस आपको बहुत करना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन इसमें आ सकता है। हो गया, नोट कर लिए सब। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे फाइंड द कलर कोड ऑफ 1.5 ओम कार्बन रजिस्टर। अब यदि कोई कार्बन रजिस्टर है और कितनी वैल्यू का है वो 1.5 ओम का है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, कलर कोड निकालना पड़ेगा। तो यहां पे देखेंगे 1.5, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो फर्स्ट का क्या लेते हो आप न्यूमेरिक वैल्यू लेते हो। तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लैक के बाद क्या आता है ब्राउन, तो ये हो जाएगा ब्राउन, ठीक। 5 के लिखोगे ग्रीन हो जाएगा, तो ये हो गया ग्रीन। अब दोनों के बिटवीन क्या लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। पॉइंट यानी 10 से डिवाइड करना है। तो किसमें 10 टू दी पावर -1 होती है, गोल्ड, तो क्या करेंगे गोल्ड करेंगे, ठीक। अब यदि वापस लिखें इसको, तो देखो ये हो गया 1, ये हो गया 5, और ये हो गया मल्टीप्लायर, यानी इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 टू दी पावर -1 से, तो कितना हो जाएगा ये 1.5 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा बैठ करके प्रैक्टिस अच्छे से इसमें करना है ना। तो ये हो जाता है आपका कलर कोडिंग।
इसके बाद भी आप देखते हैं यहां पे एक होता है यहां पे वैरिस्टर। तो जो वैरिस्टर है ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वैरिस्टर। यानी कि इसका रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे वोल्टेज पर डिपेंड करता है। यदि वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, और इसी तरह से यदि वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका वापस इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो वोल्टेज बढ़ी तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, और फिर वोल्टेज कम हो गई तो रेजिस्टेंस वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू में आ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है इसका रेजिस्टेंस, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो इस वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर को ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, वारिस्टर बोलते हैं। ठीक, तो ये कैसा रेजिस्टेंस हो गया, लीनियर हो गया कि नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। तो वारिस्टर जो है और नॉन, इट इज अ नॉन लीनियर। ठीक, तो नॉन लीनियर रजिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, नॉट ओबे द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का ये पालन नहीं करेगा, यानी कि इसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी नॉन लीनियर रजिस्टर होता है उसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अब यहाँ पे जो वारिस्टर होता है ये क्यों हम यूज करते हैं, काय के लिए इसका यूज किया जाता है। तो वारिस्टर का यूज करते हैं, यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज सर्ज। जब कभी भी सिस्टम में वोल्टेज अचानक से क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन कौन देगा, तो उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे ये वारिस्टर प्रोवाइड करेगा। तो वारिस्टर जो है ये किससे कंसिस्ट होता है, ठीक है, वारिस्टर जो होते हैं तो यहां पे जो वारिस्टर होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं, एक तो यहां पे आपका जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज के लिए इसका यूज करेंगे या मीडियम वोल्टेज के लिए इसका यूज करेंगे। तो कहां पे यूज करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की पावर सप्लाई में इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड है इसका यूज करते हैं फॉर हाई वोल्टेज तो जो लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं पावर सिस्टम में उसमें इसका यूज किया जाता है। तो जो लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं पावर सिस्टम में उसमें इसका हम यूज करते हैं।
ठीक, नोट कर लिए। एक होता है सेंसिस्टर। तो जो सेंसिस्टर होता है ये किससे कंसिस्ट होता है? तो कंसिस्ट ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है? नेगेटिव। तो जो सेंसिस्टर होता है इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेंसिस्टर हैज पीटीसी, तो इसी को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? पीटीसी, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है। तो यूज कहां करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एज अ टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये सेंसिस्टर यहां पे होता है। तो ये सब आपको रेजिस्टेंस में याद रखना है। इसके बाद में हेडिंग डाली ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है आपको पता है यहाँ पे कि जैसे कोई सर्किट है ये, अब इस सर्किट को हमने क्या दिया है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो देखिए सर्किट को हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो उस सर्किट में क्या फ्लो होगी? करंट। तो जब करंट फ्लो होगी तो सर्किट के किसी भी पार्ट में जब करंट फ्लो होगी तो उस करंट के फ्लो होने के कारण उस पार्ट में क्या होगा? वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ओम्स ने बताया कि इस सर्किट की जो फिजिकल कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी ओम्स लॉ लागू होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तभी ओम्स लॉ जो है वो लागू होगा, नहीं तो ये लागू नहीं होने वाला। ठीक है, तो यदि ये कांस्टेंट है तो इस सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? करंट होगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बताता है कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इन एनी पार्ट ऑफ सर्किट इज डायरेक्टली proportional to current. If physical condition such as temperature is constant, तभी ये लागू होगा। तो एकदम इंपॉर्टेंट है कि ओम्स लॉ कब लागू होगा? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो यदि इसको हम यहां पे देखें कि हमको बताया गया कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? करंट होगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। तो ये इस सर्किट का है
कांस्टेंट। तो जो हम पढ़ते हैं कि 3 पैरामीटर्स आर एल सी वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो यहीं से हमको पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। तो जो कांस्टेंट है वो इन दोनों का क्या है, रेशियो है। तो कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होता है कि जो ये आर है ये इनके रेशियो पे करता है। इस सर्किट में यदि करंट को डबल करोगे तो वोल्टेज जाएगा, ठीक, तो हमें एक साथ रहेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे करंट फ्लो कितने 1 है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कितना हो रहा है 1 वोल्ट, तो रेशियो कितना आ गया आपका 1 ओम आ गया। यदि यहाँ पे करंट को बढ़ा दिए तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, रेशियो क्या रहेगा, इसको 3 एम्पियर कर दिए हैं तो ये भी 3 वोल्ट हो जाएगा, रेशियो अभी भी क्या रहेगा। तो वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा क्या आ रहा है, 1 ओम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये एग्जाम में पूछता है कि कैसा होता है, तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। तो यदि हम देखें कि जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस शो कर रहा है किसको, करंट को, एम्पियर में मान लो, और ये एक्सिस शो कर रहा है वोल्टेज को वोल्ट में मान लो, वोल्टेज को वोल्ट में मान लो। तो यदि हम देखेंगे कि करंट की वैल्यू 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप भी 0 होगा, करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी ऐसे 1 2 3, तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होते जाएगा, यहाँ पे बढ़ते जाएगा 1 2 3। तो यदि इनके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे ले लेंगे, इनके निर्देशांक को ऐसा ले लेंगे और लेकर के एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगी, हम एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का ये ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। इसको बोलेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ये याद रखिएगा, या ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन को क्या बोलोगे आप, सरल रेखा, उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर बोलेंगे। तो इस प्रकार का जो सर्किट होता है, इस सर्किट को हम क्या नाम देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्किट, लीनियर सर्किट। तो जिस सर्किट के पैरामीटर कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जिस सर्किट के पैरामीटर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वोल्टेज या करंट को वेरी करने पर सर्किट के पैरामीटर में चेंज नहीं आता है, तो उस सर्किट को क्या बोलते हैं, लीनियर सर्किट। समझ में आ गया। तो लीनियर सर्किट इसको बोलेंगे जिसके पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होते हैं, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट होते हैं, तो उसको लीनियर सर्किट यहाँ पे बोला जाता है। तो ओम्स लॉ किस सर्किट में एप्लीकेबल होता है, लीनियर सर्किट में। यदि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस प्रकार से बनता या ये ग्राफ इस प्रकार से बनता तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर बोलते हैं। तो नॉन लीनियर सर्किट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, सबको क्लियर आ रहा है ऑडियो वीडियो, कमेंट करके बताइए। ठीक, तो यहां पे देखेंगे कि जो ओम्स लॉ है, एप्लीकेबल इन लीनियर सर्किट, तो लीनियर सर्किट में ये एप्लीकेबल होता है। दूसरा, ओम्स लॉ एप्लीकेबल इन AC एंड DC बोथ सर्किट, तो दोनों सर्किट में ये एप्लीकेबल होता है।
Ohm's law is not applicable in nonlinear substance or circuits such as semiconductor, Zener diode, कार्बन रजिस्टर, और आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट, थर्मिस्टर, वेरिस्टर, ट्रांजिस्टर, डिस्चार्ज लैंप, वैक्यूम ट्यूब, तो इन सब में ये एप्लीकेबल यहां पे नहीं होता है। ठीक, नोट कर लिए। तो जो इलेक्ट्रिकल है, ये इलेक्ट्रिकल पूरा किस पर डिपेंड है? यहाँ पे ओम्स लॉ पे डिपेंड है। तो ओम्स लॉ से हमको क्या पता चल गया यहाँ पे? तो ओम्स लॉ से हमको पता चला कि R इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई होता है। और इसी से हम लिखते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, और I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर होता है। तो ये पूरा जो है कैलकुलेशन हम किससे करते हैं? ओम्स लॉ से ही करते हैं। तो एक तो ओम्स लॉ होता है और दूसरा फैराडेज लॉ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो सीरीज में या पैरेलल में किस तरह से बिहेव करेगा। तो इसमें एडिंग लगेगा रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को यदि हमने इस प्रकार से ऐसा कनेक्ट कर दिया, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है R1 वैल्यू का, ये दूसरा है R2 और ये तीसरा है R3। तो इन सबको सीरीज में कनेक्ट करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या फ्लो होगी? यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो होगी। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट। तो जैसे आप क्या करते हो, दीपावली के दिन झालर वगैरह लगाते हो ना, उसमें ऐसा बल्ब होते हैं ऐसा। तो इन सभी बल्ब को हमने क्या कर दिया? 1 बाई 1 ऐसा कनेक्ट कर दिया है। तो सभी कैसे कनेक्ट हो गए हैं? सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। तो जब इसको कनेक्ट करेंगे और करंट इसमें फ्लो होगी तो इन सभी में करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे सीरीज सर्किट में क्या होता है? करंट जो होती है सेम होती है इन ऑल
रेजिस्टेंस या डिवाइस कुछ भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस लिख देते हैं। तो बोलने बोलने का अंतर होता है, करंट सेम होती है या करंट सेम वैल्यू की होती है, ऐसा बोल देगा, है ना। कि सीरीज सर्किट में जो करंट फ्लो होती है वो सेम वैल्यू की करंट फ्लो होती है या सेम करंट फ्लो होती है। तो दोनों में से क्या डिफरेंस आएगा? तो एक में बोला कि सीरीज सर्किट में करंट फ्लो होती है और ऑप्शन में दिया है सेम वैल्यू, और दूसरा दिया है सेम करंट। तो किसको बोलेंगे हम? सेम करंट। ठीक है, यहां पे वैल्यू जरूरी नहीं है, पैरेलल सर्किट भी हो सकता है आपका ऐसा ऐसा। पैरेलल सर्किट में यहां पे भी 10 एम्पियर है और ये भी 10 एम्पियर है, तो वैल्यू क्या है? ये सेम है ना, वैल्यू क्या है? तो क्या इसको सीरीज बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। सेम करंट का मतलब है कि जो करंट इससे फ्लो होगी वही करंट इससे भी फ्लो होगी, वही करंट इससे भी होगी। ठीक है ना। तो एक ही करंट जो है वो सभी इक्विपमेंट से फ्लो होगी। तो क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। सेम करंट, सेम करंट, एक ही करंट इन सभी से फ्लो होने वाली है। ठीक, तो उसको ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि सीरीज सर्किट बहुत इजी है, सबको पता है कि भाई चलो अच्छी बात है, इजी है। लेकिन होता क्या है कि जब ऑप्शन आते हैं ना सामने, तो उस समय कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बनाने वाला भी तो चालाकी से बनाएगा ना, वो तो सबको पता है कि रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है ना। और सबको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन, अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, और ऑप्शन में वो खेल कर देता है वहां पे। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है ऑप्शन को, हड़बड़ी नहीं करना है ना। ऐसा नहीं है पहला ऑप्शन पढ़े, अरे ये तो सही है, उसको टिक करना है, बाकी ऑप्शन भी एक बार पढ़ना ही है, उसके बाद ही टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज में समझ में आया कि करंट क्या होगी? यहाँ पे सेम होगी। अब जब करंट फ्लो होगी तो वो क्या करती है? सब में वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे करती है। तो इन सभी में हो गया ये वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, अभी जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है, उस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या हो सकती है? डिफरेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम? तो ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे क्या बोलता है? V इज इक्वल टू IR। तो यदि V बोल रहे हैं तो ये सर्किट की टोटल वोल्टेज यानी सोर्स वोल्टेज हो गई V, ये सर्किट की टोटल करंट I हो गई, और ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया R। तो यदि हमको V1 निकालना है तो करंट क्या है? सब में सेम। किस पर डिपेंड करेगा? V1 R1 पे, है ना। V1 किस पर डिपेंड करेगा? R1 पे। करंट सब में सेम है। V2 किस पर डिपेंड करेगा? R2 पे। और इसी तरह से V3 किस पर डिपेंड करेगा? R3 पे। तो सीरीज में किस में ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी? जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसी सर्किट में जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे जो सीरीज सर्किट होता है इसमें वोल्टेज क्या होती है? एडिटिव होती है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप या लिखते हैं सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज होता है। तो यहां पे सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है? सप्लाई वोल्टेज होता है। तो यदि ये सप्लाई वोल्टेज है तो ये किसके इक्वल है? तो इस तरह से हमने यहां पे, तो सभी में क्या कॉमन है? I। तो I को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे यहां पे। तो I कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो हम देखेंगे कि ये इस सर्किट का क्या आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सीरीज सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये क्या होता है? सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस होता है।
तो सीरीज में कनेक्ट करने से सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वहां पे इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी हमको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, हम वहां पे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, तो 1/G1, 1/G2 और क्या हो जाएगा 1/G3 हो जाएगा। तो ये किसमें होगा, यहाँ पे सीरीज में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं ये सभी क्या कर रहे होंगे, पावर कंज्यूम कर रहे होंगे। तो दो चीज होती है, एक तो होती है इक्विपमेंट की पावर रेटिंग और दूसरा क्या होता है उसका पावर कंजम्पशन। तो ये सभी जो इक्विपमेंट पावर कंज्यूम कर रहे होंगे वो आपस में ऐड होती है, पावर हमेशा ऐड होती है, चाहे वो सीरीज सर्किट हो, चाहे वो पैरेलल सर्किट हो, चाहे वो स्टार कनेक्शन हो, चाहे वो डेल्टा कनेक्शन हो, कोई भी हो। जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं वो जो भी पावर कंज्यूम कर रहे हैं उन सभी की पावर का सम क्या होता है, टोटल पावर होती है। ठीक है, तो यहां पे जो पावर कंजम्पशन होता है तो पावर कंजम्पशन आर एडिटिव। तो बोलता है कि सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या सिमिलरिटीज होती है, तो दोनों में ही पावर क्या होती है, एडिटिव होती है। बट पैरेलल में पावर रेटिंग ऐड होती है और सीरीज में पावर कंजम्पशन, क्योंकि पैरेलल में जितना पावर रेटिंग होती है उतना ही पावर कंज्यूम होता है, सीरीज में पावर कंजम्पशन और पावर रेटिंग डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ में आया सबको। तो पावर कंजम्पशन क्या होता है, यहाँ पे एडिटिव होता है। तो क्या क्या रखोगे, करंट सेम, जिसका रेजिस्टेंस हायर उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगी। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है, एडिटिव होती है। सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, सोर्स वोल्टेज। ठीक, इसका रेसिप्रोकल यदि लिखोगे तो वैसा हो जाएगा वो। और पावर कंजम्पशन क्या होती है, एडिटिव। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो सीरीज सर्किट है इसकी क्या ड्रॉबैक होती है, तो सीरीज सर्किट की क्या ड्रॉबैक होती है कि इस सर्किट का कोई भी इक्विपमेंट यदि ओपन हो जाएगा तो ऑल इक्विपमेंट्स क्या हो जाएंगे, वहां पे ऑफ हो जाएंगे। ठीक, दूसरा जितने भी इक्विपमेंट लगाएंगे सभी क्या होनी चाहिए, इक्वल करंट रेटिंग के होनी चाहिए, तभी वो अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाएंगे। यदि मान लीजिए इस इक्विपमेंट की करंट रेटिंग है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट इससे फ्लो होने पर ये अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है। ये है 5 एम्पियर और ये है यहाँ पे 10 एम्पियर। तो यदि इससे 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो ये अपनी फुल कैपेसिटी पर वर्क करेगा, बट ये दोनों नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम यहाँ से 5 एम्पियर की करंट को फ्लो करेंगे तो ये बर्न हो जाएगा, I2R लॉस होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगी और ये क्या होगा, जल जाएगा। तो ये इसके साथ में एक मेजर प्रॉब्लम है कि सभी इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम करंट रेटिंग के। तो इसलिए जैसे दीपावली में झालर वगैरह लगाते हो नहीं घर में, तो सभी बल्ब कैसे होते हैं, सेम करंट रेटिंग के होते हैं। तो सभी का इल्यूमिनेशन कैसा होता है, वहां पे इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कि सीरीज सर्किट के डिफरेंट पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसकी ड्रॉबैक समझ में आई। तो इसकी जो ड्रॉबैक है, तो यहाँ पे सीरीज सर्किट जो होता है ना, इसको यदि हम ऐसा बनाते हैं, तो यदि इसको इस प्रकार से बना दोगे ऐसा, तो ये क्या है यहाँ पे प्लस वोल्ट
जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है, ये इसको हमने ऐसे पकड़ के खोल लिया, तो इसको जब हमने ऐसा ओपन किया तो एक पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये R1 हो गया, इधर लिख देते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो ये हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो होगी, करंट। तो यहाँ पे ऐसा करंट फ्लो होगी, तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगी तो करंट जहां से एंटर करती है वहां पे पॉजिटिव ड्रॉप, जहां पे लीव करती है वहां पे नेगेटिव ड्रॉप। तो इस तरह से करंट क्या करेगी, इन सभी में वोल्टेज ड्रॉप करेगी। यदि मान लीजिए कि सपोज इसकी वैल्यू है 100 वोल्ट, तो यदि यहाँ पे 50 वोल्ट ड्रॉप हो गया है, ठीक, तो बचा कितना, 50 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे अब कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, तो 100 माइनस 50, तो 50 वोल्ट ड्रॉप, 50 वोल्ट मिलेगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे 20 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो इस पॉइंट पे हमको कितना वोल्ट मिलेगा, यहाँ कितना मिल रहा था 50 ना, तो 50 माइनस 20, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 30। तो देखेंगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे 30 वोल्ट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे 50 वोल्ट है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे 100 है। तो डिफरेंट पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये इसके साथ में सीरीज सर्किट के साथ में ड्रॉबैक होती है कि डिफरेंट पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये याद रखना है कि करंट जहां से एंटर करती है वहां क्या करती है, जहां से लीव करती है वहां क्या करेगी, नेगेटिव ड्रॉप। ये सब आगे काम आएगा आपको। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, और उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मतलब ब्रेक के बाद देखते हैं, है ना, आराम से।